खुद के चश्मे से दुनिया को देखता है और बताता है कि ये लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं। तो पढ़ा है ना, स्काई का कलर कुछ नहीं है। हमें लगता था ना बचपन में कोई छत के ऊपर जो टच हो जाएगी कभी ना कभी, पतंग उड़ाओ तो पता नहीं कभी टच हो जाएगा उसके साथ। लेकिन फिजिक्स ने क्या बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ख्याल हो गया उर्दू बोर्ड, और नज़ीरी भी उर्दू ही बोर्ड है। तो देन व्हाट्स द डिफरेंस? आंसर कभी ना नो और यस नहीं होता। अगर नो और यस होता ना तो फिर हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सीधे लिख देते यस वी एग्री विथ, नो बात ही खत्म होती, फिर 19 क्वेश्चन को लिखना 1 घंटे में हो जाता हमारा काम, इतना टफ नहीं होता। लास्ट टाइम ओरिएंटेशन सेशन हुआ था रिलेटेड टू द सोशोलॉजी, ठीक है। उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें क्या करना है, वो सब कुछ हमने देख लिया था। 3 दिन हमारी डेमो क्लासेस चलेंगी रिलेटेड टू द सोशोलॉजी। अगर किसी को ऑप्शनल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी देयर आर सर्टन डिलेमास कन्फ्यूजन्स, तो वो आके बाहर बाद में बात कर सकता है, ठीक है। वी विल स्टार्ट द ऑप्शनल दैट इज सोशोलॉजी फ्रॉम टुडे। अब पर्टिकुलरली लास्ट टाइम जहाँ पे हमने बात की थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं सोशोलॉजी की, दैट इज़ अ थॉट। अब उसे थॉट बोलें, एक एस्पेक्ट है, हम इसे थॉट कह सकते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट है, इसे हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव। अगले 1 घंटा एकदम फोकस यहाँ पे रखें, अपने माइंड में जो भी कुछ बातें आपकी चल रही हैं उसको काइंडली कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, ताकि आपका जो मेजर फोकस है वो यहाँ पे रहे, ठीक है। जब हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सोशोलॉजी की, तो इससे पहले हम थॉट के बारे में बात करें। थॉट होता क्या है, पर्सपेक्टिव्स होते क्या है, ये वर्ड क्या है, ये आया कहाँ से, ये दिया किसने है, ये सब्जेक्ट आज जो हम पढ़ रहे हैं या एकेडमिक्स में ये सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, डिसिप्लिन यूज़ हो रहा है, ये आया कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ है, ओरिजिन कहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे सोशोलॉजी, तो डायरेक्टली ये वर्ड नहीं आया हुआ था। जो सबसे पहला वर्ड यूज़ किया गया सोशोलॉजी की जगह, दैट वाज अ सोशल फिजिक्स। सोशोलॉजी सबसे पहले, उसका जो सबसे पहला नाम है वो सोशल फिजिक्स था। और ये शब्द भी किसने लिया था, जिसे हम फादर मानते हैं सोशोलॉजी का, डैट इज द ऑगस्ट कॉम्ट। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, बट आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड, ही वॉज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के लिए मैं वर्ड सोशोलॉजिस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे का? क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट जब ये वाला शब्द दे रहे हैं सोशोलॉजी का, तब सोशोलॉजी एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सोशोलॉजी की डिग्री नहीं है, सोशोलॉजी की स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उस पर्सन को हम सोशोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम इनके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, ही वॉज अ फिलोसोफर। और जिस इंसान के साथ इन्होंने काम किया था मिलके, डेट वॉज अ सेंट साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट काम किए इन्होंने आपस में मिलके, बट दोनों के दोनों सोशोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिए हम वर्ड जो इनके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फिलोसोफर। ऑगस्ट कॉम्ट वॉज अ पर्सन हु फर्स्ट यूज द वर्ड सोशल फिजिक्स। देन इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि ऑलरेडी फिजिक्स का जो वर्ड है ये यूज़ कर दिया गया है नेचुरल साइंसेज में, तो इसलिए फिर उन्होंने इस शब्द को चेंज करके एक शब्द लेके आए, डैट इज सोशोलॉजी। और ये भी ऐसे ही नहीं लाया गया। अगर हम इस शब्द को देखें, सोशोलॉजी को देखें, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एक लैटिन एंड सेकेंड इज द ग्रीक। याद रखने के लिए इजी है, एल जी। एल जी पता है ना, कंपनी, तो पहले एल और उसके बाद जी। जब हम इस फर्स्ट 5 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो सोशस
ये एक लैटिन शब्द है सोशियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कंपेनियन। वर्ड सोशियस मीन्स कंपेनियन। अब कंपेनियन का क्या मतलब होता है? साथी। और जब साथी की बात हुई तो इसका मतलब एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग तो होंगे। तो जब 2 लोग मिनिमम होते हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं ग्रुप। एक इंसान का ग्रुप नहीं बनेगा। एक ग्रुप को फॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी है। तो कंपेनियन को हम रिलेट कर सकते हैं इंग्लिश टर्म दैट इज द ग्रुप। एंड देन वी हैव द सेकंड 4 पार्ट्स, जो 4 शब्द हैं LOGY, लॉग। ये निकला हुआ है ग्रीक वर्ड लोगोस, जिसका मतलब है टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन वी कंबाइन दीज 2 वर्ड्स you will get the literal understanding of a sociology. लिटरल का मतलब है वो मीनिंग जो हम डिक्शनरी से निकालते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दैट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या हो गया? इज अ स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप और इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप। सिंपल। अभी हम किसी थिंकर का पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे, कोई फिलोसोफर की बात नहीं जान रहे, एक सिंपल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि इस शब्द को जब हम लिटरल सेंस में जानने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी गेट फ्रॉम देयर। सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो डील करता है टू अंडरस्टैंड द ग्रुप। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फोकस है, वो किसके ऊपर है? वो ग्रुप के ऊपर है। अब यहाँ से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि ये खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है सोशल साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट से। लाइक फर्स्ट वन, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट व्हेन वी इन डेप्थ में आप साइकोलॉजी पे फोकस करोगे तो इट स्टडीज इंडिविजुअल साइकी। उसका जो फोकस है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो इंडिविजुअल। एंड व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन सोशियोलॉजी, इसका जो मेजर फोकस एरिया है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो ग्रुप है। साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड, सोशियोलॉजी ग्रुप माइंड। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का ना आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। ऑगस्ट कॉम इसको नाम देते हैं, लेकिन ऑगस्ट कॉम का कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी में सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक नाम दिया और कुछ ऐसी थियोरीज थी जो सोशियोलॉजी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अगर सोशियोलॉजी यहाँ पे हम बैठ के आप ये सोच रहे हो कि आप उसको ऑप्शनल रखो, या हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑगस्ट कॉम को नहीं जा रहा है। उसका जो कंट्रीब्यूशन जाता है दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंकर जो आपके सिलेबस में भी है, और वो भी एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, दैट इज़ द इमाइल डर्कहाइम। He was the person who was responsible for the institutionalization of sociology. What do you mean by institutionalization of sociology? It means sociology as an academic subject. और इसमें एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट है बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट ऑन वन हैंड एंड द सोशियोलॉजिस्ट ऑन अदर हैंड। क्योंकि इमाइल डर्कहाइम ने जब ये कोशिश की कि सोशियोलॉजी अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो साइकोलॉजिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एक व्यू पॉइंट था कि जब हम ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी क्या कर लेगा अलग से। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइकोलॉजी का मेजर फोकस है इंडिविजुअल को पढ़ना। सारे इंडिविजुअल जब आपस में मिलते हैं, व्हाट दे क्रिएट ए सोसाइटी। अब सिंपल समझो इस चीज को, साइकोलॉजी फोकस इज टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, एंड व्हेन दीस इंडिविजुअल्स कंबाइन टुगेदर दे क्रिएट अ सोसाइटी। If psychology is able to understand the individual mind,
देन साइकोलॉजी कैन अंडरस्टैंड द थाउजेंड्स माइंड। अगर एक इंडिविजुअल के माइंड को पढ़ सकता है तो हजारों इंडिविजुअल के माइंड को भी पढ़ सकता है। अगर वो हजारों इंडिविजुअल के माइंड को भी पढ़ सकता है तो अलग से हमें सोशियोलॉजी लाने की जरूरत क्या? साइकोलॉजी तो वो काम ऑलरेडी कर रहा है, तो सोशियोलॉजी ऐसा क्या कर लेगा? क्योंकि हमने अभी कहा कि सोशियोलॉजी का फोकस है क्या? ग्रुप माइंड, और साइकोलॉजी का फोकस है इंडिविजुअल माइंड। तो डर्कहाइम पे क्वेश्चन किया गया कि आप सोशियोलॉजी को चाहते हो एक एकेडमिक का रिस्पेक्ट मिले विद इन द यूनिवर्सिटीज कॉलेज, तो अलग क्या कर रहा है ऐसा सोशियोलॉजी क्यों दें? क्योंकि साइकोलॉजी तो पढ़ ही रहा है, एक को पढ़ेगा हजारों को पढ़ लेंगे, हजारों को पढ़ लेंगे, वही सोसाइटी होगी, बात खत्म। तो अलग क्या करने की जरूरत है? तो इमाइल डर्कहाइम ना बचपन में उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैथ्स में, एक प्रिंसिपल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। सब ने पढ़ा है कि जो आउटपुट होता है ना जब हम एडिशन करते हैं वो हमेशा बड़ा होता है उसके इंडिविजुअल पार्ट से। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं 1 + 2 + 3, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स कितना है? इट्स 6। तो डर्कहाइम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट को ये बताने के लिए कि व्हाई वी नीड सोशियोलॉजी। तो कह रहे हैं कि ठीक है, यू आर सेइंग कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को अगर साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो वो सारे इंडिविजुअल्स को पढ़ लेगा, तो वही तो सोसाइटी है, अलग से करने का क्या जरूरत है? तो डर्कहाइम बोलते हैं अगर हम 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे क्रिएट समथिंग न्यू दैट इज 6। और जो आउटपुट है 6, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज द 3, 2 और 1। इसका जो रिजेम्बलेंस है 3 से, 2 से या 1 से वो बिल्कुल भी नहीं है। जो आउटपुट हमारा आ रहा है 6 इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसीलिए सोसाइटी भी वैसी ही है, इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल इज इक्वल टू सोसाइटी, क्योंकि व्हेन द इंडिविजुअल कंबाइन टुगेदर दे क्रिएट ए ग्रुप। उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। जब हम अकेले में हैं हम कुछ अलग पर्सनालिटी हैं, और वही इंसान जब ग्रुप में बैठ रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जापानीज में एक सेइंग है कि हमारे 3 चेहरे होते हैं, एक जो हम घर पे, एक वो जो हमारे दोस्तों के सामने, एक वो जो हमारा एक पब्लिक लाइफ में। सेम यहाँ पे इंडिविजुअल जब हम तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही इंडिविजुअल जब ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपका जो इस टाइम पे थॉट प्रोसेस है व्हेन यू आर इन दिस क्लासरूम, वट एवर यू आर डूइंग और वट एवर यू आर थिंकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन यू आर अलोन इन द हाउस। जब आप अपने घरों में अकेले होते हो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस, और इस टाइम पे जब आप इस क्लास में बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ आपका थॉट प्रोसेस। तो इसलिए इमाइल डर्कहाइम बोल रहे हैं कि जो आउटपुट है वो हमेशा डिफरेंट है। द आउटपुट इज समथिंग न्यू, एक न्यू आइडेंटिटी है। दैट्स व्हाई वी नीड अ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इस बात को भी क्या बोलते हैं, चलो ठीक है हम आपकी ये बात मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 को मैं हटा देता हूँ। बोलते हैं इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स देन हाउ कैन वी नो कि आउटपुट क्या आने वाला है। अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्ट आने वाला है वो 6 आने वाला है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रादर देन द आउटपुट। तो इसलिए बोला अगर एक भी मैं यहाँ से हटा दूंगा आपको सोसाइटी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। सोशियोलॉजी की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजी ठीक है, नहीं चाहिए अलग से एक सब्जेक्ट। देन द इमाइल डर्कहाइम केम अप विद अ ब्रिलियंट आंसर, और उसके बाद ये सारी डिबेट बैठ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉलिक्यूल्स, सबने पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स
को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट यही मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइन टुगेदर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न दे क्रिएट समथिंग न्यू दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट जहां से वो आए, और जो वो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल. Now what the cell has? Cell has something new that is called as life, जो मॉलिक्यूल में नहीं है. हम ये नहीं बोल सकते कि इस वाले मॉलिक्यूल की वजह से लाइफ आई, इस वाले मॉलिक्यूल की वजह से लाइफ आई, नहीं बोल सकते. When these molecules combine together in a particular pattern, they create something new, and that new is called as cell. अब देखिए, इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए we need a subject that is called as a chemistry. But when these molecules combine together and create a new entity that is called as cell, we don't need here chemistry as a branch of knowledge. We need a new subject, and that subject is called as biology. तो बोल रहे जब यहाँ पे आपस में combine together जो नया एंटिटी बन रहा है उसके लिए हमें नया सब्जेक्ट लाना पड़ रहा है, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ता है लाइफ को. यहाँ पे केमिस्ट्री का अब काम नहीं है. बोलते इन द सेम मैनर जब हम इंडिविजुअल पैटर्न की बात करेंगे वी हैव द साइकोलॉजी, बट व्हेन दिस इंडिविजुअल पैटर्न कंबाइन टुगेदर दे क्रिएट अ न्यू सिस्टम बिकॉज सोसाइटी हैज इट्स ओन रियलिटी. तो उस सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें साइकोलॉजी नहीं चाहिए, वी नीड अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. ये है सब्जेक्ट कैसे इमर्ज हुआ, ये सब्जेक्ट कैसे आया, और आज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, उसके पीछे का कारण. सोसाइटी इज सुई हेनरिस. सुई हेनरिस का मतलब है सोसाइटी की अपनी रियलिटी होती है, और वो रियलिटी उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से कंप्लीटली क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो इसलिए सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें अलग से एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट चाहिए जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा ग्रुप और उसके एस्पेक्ट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी. यहीं से जन्म होता है सोशियोलॉजी का, और यहीं से सोशियोलॉजी अलग की जाती है साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, और सोशल साइंसेस में एक नया नाम आता है सोशल. इसलिए सोशियोलॉजी को अगर आप देखोगे it is considered as the youngest of social sciences. क्यों? क्योंकि जब हम सोशल साइंसेस के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले बहुत सारे ब्रांच ऑफ नॉलेज आ चुकी है. बट एक बात याद रखना, सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एज यंगेस्ट ऑफ सोशल साइंसेस, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्डेस्ट ऑफ सोशल साइंसेस. दोनों कहा जाता है. अब ऐसा क्यों? Why it is called as the youngest of social sciences and oldest of social sciences? As a academic subject, इसकी शुरुआत 1839 के बाद हो रही है, बट सोसाइटी के बारे में लिखना, सोसाइटी के बारे में पढ़ना तब से शुरू हुआ है जब से ये समाज चल रहा है. इवन अगर आप ग्रीक फिलोसफी को देखोगे, वी कैन ट्रेस ऑन फ्रॉम द सुकरात, सॉक्रेट्स, वहां से सोसाइटी के बारे में लिखा जा रहा है. तो इसीलिए सोशियोलॉजी को ओल्डेस्ट बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी के बारे में बहुत पहले से लिखा जा रहा है. इवन अगर हम अपने वेद के बारे में मेंशन कर लें, उपनिषद के बारे में मेंशन कर लें, उनमें भी समाज के बारे में मेंशन किया गया. बट एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट जब इसको पढ़ाया गया इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, एक सब्जेक्ट बना, वो कब से शुरू किया? 1839 के बाद. उससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ चुके थे. तो एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट इज द यंगेस्ट ऑफ द सोशल साइंसेस. ये है इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू कि सोशियोलॉजी है क्या. तो दो इंपॉर्टेंट नाम, एक ऑगस्ट कॉम्ट और एक इमाइल डर्कहाइम. अब देखिए, मैंने एक शब्द लिखा था यहाँ पे, थॉट. यहाँ इस क्लास में कोई मुझे बता सकता है थॉट होता क्या है? जस्ट जो आपको लगता है थॉट क्या है, आप बताइए. व्हाट इज थॉट? जो आपको लगता है. आई डोंट वांट कि किसी थिंकर या किसी का, आपको जो लगता है थॉट होता क्या है. व्हाट इट इज अ थॉट? सोचना.
इन दो शब्दों में कोई डिफरेंस? सर थॉट मतलब ख्याल और पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, और ख्याल हो गया उर्दू वर्ड, और नज़रिए भी उर्दू ही वर्ड है, तो देन व्हाट्स द डिफरेंस? इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव? शाबाश, थिंक करो, कोई बात नहीं। थॉट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या? थॉट इज सर जरूरी नहीं है कि हम उस चीज से लाइक करें, वो कुछ भी रैंडम चीज होता है। जो पर्सपेक्टिव है वो मतलब पर्सपेक्टिव इज अ व्यू ऑफ थॉट इज व्हाट टेक्स बर्थ फ्रॉम पर्सपेक्टिव। सर जैसे पर्सपेक्टिव है वो थॉट टेक्स बर्थ फ्रॉम पर्सपेक्टिव, इट कैन बी वाइस वर्सा, इट कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है। एनीवन? देखो, जब तक क्लास में बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अटेम्प्ट करो। गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, बच्चे कर रहे हैं अटेम्प्ट। हाँ बच्चे, आप बताइए। हाँ, जो आपको लगता है थॉट क्या है, पर्सपेक्टिव, दोनों में से जो भी आपके में, ठीक है, ओके। सिस्टमेटिक वर्ड मत यूज करो। थॉट रैंडम भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। हाँ, आइडिया बोल सकते हैं, थॉट एक आइडिया है, थॉट एक साइकी है। थॉट है कि लाइक कुछ भी हम सोच रहे हैं किसी भी रैंडम चीज को। पर्सपेक्टिव इज फॉर लाइक कंटेक्स्ट क्या है, लाइक कोई चीज इसका इसके मतलब पर्सपेक्टिव क्या है, मैं क्या पर्सपेक्टिव। चलिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, व्हेन थॉट इज ऑर्गेनाइज्ड इट गिव राइज पर्सपेक्टिव। आराम देखो, सिविल सर्विसेज में ना आंसर कभी ना नो और यस नहीं होता। अगर नो और यस होता ना तो फिर हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सीधे लिख देते यस वी एग्री विथ, नो, बात ही खत्म होती, फिर 19 क्वेश्चन को लिखना 1 घंटे में हो जाता हमारा काम, इतना टफ नहीं होता, ठीक है। तो तुरंत कभी मत आओ, इवन इफ यू नो द आंसर टेक योर टाइम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जब एक थॉट या आइडिया ऑर्गेनाइज्ड होगा, इट कैन लीड टू और इट लेड फाउंडेशन टू ए पर्सपेक्टिव। आराम से, टेक योर टाइम। चलिए, पहले पर्सपेक्टिव, इधर पर्सपेक्टिव को देखो, पर्सपेक्टिव वर्ड उससे निकला पर्सपेक्टिव। एक और वर्ड इसके साथ जुड़ता है, व्यू पॉइंट। जैसे मैं आपके सिंपल एग्जांपल पूछ लूं, अभी देखते हैं, व्हाट इज ए रिलीजन? जो आपको लगता है, बुक का नहीं चाहिए, जो आपको लगता है रिलीजन क्या है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि रिलीजन एक बिलीफ है। चलिए, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? रिलीजन एक बिलीफ है। आपका नाम? ये इनका पर्सपेक्टिव, ऐसा कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं, अभी रुक जाइए बच्चे, आप बताएं रिलीजन क्या है आपके अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली। प्रैक्टिसेस, दूसरा वर्ड। फर्स्ट इज अ बिलीफ, सेकेंड पर्सन इज अ प्रैक्टिस। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है डेफिनेशन के अंदर? मैंने तो शब्द एक ही पूछा ना, रिलीजन एक, व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन इट? जो इन्होंने बोला वो इन्होंने क्यों नहीं बोला, सेम क्यों नहीं हुआ? अब मैं किसी और को पूछूंगा, वो बोल देगा कि सर इट इज समथिंग विच इज इंडिविजुअल कनेक्शन विद द अलमाइटी, वो ऐसा बोल देगा। या किसी और को पूछूंगा, बोल देगा सर इट इज अ पब्लिक अफेयर, है ना। हर कोई अपने अपने हिसाब से देख ले। कोई बोलेगा सर इट समथिंग हैविंग मैजिक कनेक्शन, कोई ऐसा बोल देगा। बोलेगा इट इज हैविंग द फीचर ऑफ एनिमिज्म, कोई बोल देगा। श्राद्ध चल रहे हैं ना इन दिनों में, पता है ना, श्राद्ध चल रहे हैं ना, क्या होते हैं श्राद्ध? हाँ, एनिमिज्म के साथ रिलेट कर सकते हैं इसको। एनिमिज्म मीन्स सोल वर्शिप, तो एंसेस्टर वर्शिप, तो उनको याद करना। तो कोई बोल देगा रिलीजन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एनिमिज्म। तो एक ही शब्द के 5, 6, 7, 8 अलग अलग डेफिनेशंस क्यों? एग्जैक्टली।
क्योंकि वर्ड एक ही है, लेकिन उस वर्ड को देखने का जो नजरिया है सबका वो अलग अलग है। बट ये नजरिया डेवलप कैसे हुआ है, कैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि रिलीजन ये है? गुड, इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस का इवैल्यूएशन किया गया है। अब देखिए यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सी सेट में भी पढ़ते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया आपने, बार बार ये शब्द यूज होता है ना, रीजन, थॉट, तर्क बुद्धि। हाँ तो ना मैंने कहा लिखा ये फोकस करो यहाँ। नो, व्हाट इज द रीजन? अब रीजन क्या है? ये वो रीजन नहीं है कारण, अभी उतना सिंपल मत हो। व्हाट इज द रीजन? पढ़ते हो ना लॉजिकल रीजनिंग, सब सुनते हो ना, सी सेट में भी पढ़ते हो। क्या होता है अभी लॉजिक हटा दो, रीजन क्या है? सिंपल, द केपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट, ये इनका है। आपका पर्सपेक्टिव, रीजन, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, वजह क्या है? ठीक है, रीजन इज वजह, रीजन वजह। दिस इज अ वे ऑफ द नो ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, एवरीवन स्टार्ट द सेम आंसर, फिर सब उसको कैप्चर करेंगे और फिर आपकी क्षमता सोच ही नहीं पाएगी। पता है क्या दिक्कत हुई? क्योंकि रीजन की कमी हो रही है। साइंटिफिक टेम्परमेंट, ठीक, लॉजिकल मीनिंग, ठीक। चलिए अब एक बात ध्यान से देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऑब्जर्व किया या महसूस किया और थोड़ी देर के बाद आपने वापस से उस चीज़ को देखने की कोशिश की या थोड़ा अलर्ट हुए, यू फाइंड नथिंग, आपको लगा ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा होता है हम लोगों के साथ बहुत बार। यस, बहुत बार होता है ना। कभी हमने ऐसे देखा, हमें लगा कि कोई आ रहा है, हमने फिर देखा था ही नहीं कोई। या हमें ऐसा कोई लगता है कि हमारा कोई फ्रेंड है, वो आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए फ्रेंड नहीं है, वो कोई और है। हमारे साथ ऐसा हुआ। अब ध्यान से सुनिए ये क्या है, इस चीज़ को समझिए पहले। दो बातें, एक होती है सेंसेस। सेंसेस पता है सबको? हमेशा जब भी हम नॉलेज को एक्वायर करने का सोचते हैं ना, वी स्टार्ट विद द सेंसेस। बट एक बात हमेशा याद रखना, द इंफॉर्मेशन और नॉलेज वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस इज नॉट ट्रू। सेंसेस कभी भी ट्रू नॉलेज नहीं देती। हाँ, वो इनिशियल पॉइंट जरूर है नॉलेज को गेन करने का, बिकॉज सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अगर हमें करनी है तो यूज किसका करेंगे? आंखें क्या करेंगे? वी कैन यूज द हैंड्स, ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस। तो इसलिए जब भी हम नॉलेज को गेन करने का सोचेंगे तो वी स्टार्ट विद द सेंसेस। बट सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है ना, वो नॉलेज कभी भी ट्रू 100% नहीं हो सकती सर्टेनिटी के साथ। ये बात हमेशा याद रखना। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात शुरुआत हुई सुकरात से, कांट ने ये बातें बोली। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज जब तक सेंसेस को रीजनिंग ना किया जाए, वो नॉलेज कभी भी ट्रू नॉलेज नहीं हो सकती। Now, what is this reason? Reason means what you are observing, what you are seeing, what you are feeling, उसको evaluate करना with the use of, जो हमारा हिंदी टर्म है वो ज़्यादा परफेक्ट है, बुद्धि। माइंड उसका फुली टर्म नहीं है, क्योंकि हिंदी को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश इज़ नॉट ए कंप्लीट लैंग्वेज, तो बहुत सारे शब्द जो हैं वो ट्रांसलेट अच्छे से नहीं होते और उनका वो सही मीनिंग नहीं आता। जो इंफॉर्मेशन आपने अपनी सेंसेस से ली, उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना अपनी बुद्धि के थ्रू, दैट इज रीजनिंग। इसलिए बोला जाता है आपको लॉजिकल रीजनिंग करो।
सिंपल लॉजिकल रीजनिंग क्या है? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ A विद द C? सिंपल रीजनिंग। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना रीजनिंग में, दिस इज अ सिंपल वन। तो जो तर्क बुद्धि, इसी को हम कहते हैं तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। अगर आपके पास रीजन नहीं होगा तो जितनी भी नॉलेज आपके पास होगी उसकी सर्टेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि वो नॉलेज ट्रू है कि नहीं हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जाओगे, यू विल सी द स्काई इज वाइट। आप बाहर गए, आपने देखा स्काई इज वाइट, स्काई इज वाइट। थोड़ी देर के बाद मैं गया, मैंने देखा स्काई इज ब्लू। फिर कोई तीसरा बंदा गया, बोला स्काई इज ब्लैक। फिर स्काई है क्या? व्हाट? स्काई क्या है? फिर ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है क्या? तो जब तक इसकी इवैल्यूएशन नहीं होगी ना, किसके थ्रू? विद द यूज ऑफ बुद्धि, यू आर नॉट एबल टू आंसर कि स्काई एक्चुअल में है क्या। हम बचपन में पढ़ते थे 9th में फिजिक्स में कि स्काई का कलर नहीं है, पढ़ा है ना, स्काई का कलर कुछ नहीं है। हमें लगता था ना बचपन में कोई छत के ऊपर जो टच हो जाएगी कभी ना कभी, पतंग उड़ाओ तो पता नहीं कभी टच हो जाएगा उसके साथ। लेकिन फिजिक्स ने क्या बोला? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स ने कैसे बताया ऐसा कुछ भी नहीं है? रीजन। इस रीजन का कनेक्शन किसके साथ है? आइडिया। क्योंकि थॉट है तो रीजनिंग करोगे ना। एक आइडिया आपके माइंड में है, उसी आइडिया के बारे में थिंक करोगे, सोचोगे, तब जाके कुछ नतीजे तक पहुंचोगे, कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचोगे। तो थॉट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप में थॉट ही नहीं है तो क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत दूर की बात है, और अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो फिर नॉलेज कहाँ आएगी? तो अगर हमें नॉलेज तक पहुंचना है तो क्रिटिकल थिंकिंग का होना ज़रूरी है, और अगर क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए तो उससे पहले एक आइडिया और साइकी का होना ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इस रीज़न की बात करते हैं ना, अब ध्यान से सुनना, इस रीज़न से क्या बनते हैं? कॉन्सेप्ट बनेंगे कि परसेप्ट बनेंगे? परसेप्ट मीन्स परसेप्शन, कॉन्सेप्ट मीन्स विच इज यूनिवर्सल। अब क्या बनने वाले हैं? आराम से, टेक योर टाइम। रीजन से जो नॉलेज हमें मिलेगी वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि परसेप्ट बनाए? आराम से सोचो, टेक योर टाइम। ठीक, चलिए मैं इधर हूं। नॉलेज इज ट्रू if it's based on reasoning, or if it is based on reasoning, then it is universal. And if it is universal, then why the definitions given by you people of religion are multiple? अगर religion की definition reasoning के basis पे आधारित हो तो उस हिसाब से तो आप सब लोगों को सेम ही definition बोलनी चाहिए थी। लेकिन आप छोड़िए, सोशोलॉजी में या सोशल साइंसेस में जब हम रिलीजन की बात करते हैं, सिर्फ आप नहीं, जितने भी थिंकर्स हैं, हर थिंकर ने रिलीजन को, या जितने भी बातें हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंसेस में, उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई है। आपने बुक्स देखी होंगी, नेट का एग्जाम दिया होगा, एक ही टॉपिक के मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं। इस थिंकर ने ये बोला, इसने ये बोला, इसने। स्टेट की कितनी डेफिनेशंस है हमारे यहाँ पे? किसी थिंकर ने स्टेट के लिए ये बोला, किसी ने ये बोला। मार्क्स स्टेट के लिए बुरा बोल रहा है, हीगल बोलता है मार्च है गॉड का अर्थ पे। किसका सुनोगे? चाणक्य कुछ अलग बोल रहा है स्टेट के बारे में। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है, पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो रीजनिंग बेस्ड नहीं होते हैं। तो पर्सपेक्टिव्स जब बस मत करो वहां पे फोकस, उनका रीजनिंग चल रहा है अलग। पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो क्या होंगे? वो रीजनिंग बेस्ड नहीं होंगे। इसीलिए जब हम सोशल साइंसेस के बारे में बात करते हैं ना, सोशल साइंसेस में कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, सोशल साइंसेस में होते हैं परसेप्ट्स।
That's why जितने टॉपिक्स आप सोशल साइंसेस के अंदर देखोगे, यू विल फाइंड मल्टीपल डेफिनेशंस। कॉन्सेप्ट्स होते हैं नेचुरल साइंसेस में, और वो किस पे बेस्ड है? रीजनिंग पे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट देखोगे यूनिवर्सल। ग्रेविटेशन की बात ऐसा नहीं है कि इंडिया में बोलेंगे ग्रेविटेशन ये है, और जैसे जैसे इंडिया से बाहर निकलने का सोचेंगे बोले अब ग्रेविटेशन का मतलब ये है, क्योंकि हम इंडिया से बाहर आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, अब ग्रेविटेशन का मतलब है। लेकिन रिलीजन का मतलब चेंज होगा जैसे जैसे आप जगहों से निकलते हैं। इवन इस क्लास में देख लो, छोड़ो कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज एंड रीजन्स एंड स्टेट्स, विद इन दिस क्लास हर बच्चे का, हर इंसान का अपना अलग नजरिया है। किसको देखने का? रिलीजन। अब अभी मैंने जितनी बातें आप लोगों को बोली ना, जितनी बातें आप लोगों से सीखी, अब देखो पर्सपेक्टिव्स कैसे बन रहे हैं। जितने शब्द मैंने यूज किए, एवरीवन, जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं, हर बच्चा सेम ही बातें सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बच्चे के लिए कुछ अलग अलग बोल रहा हूँ, एक ही बातें बोल रहा हूँ, लेकिन हर कोई बच्चा उन बातों को डिफरेंटली समझ रहा है। शब्द एक ही है, सेम वही बोल रहा हूँ, बट हर बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना इन शब्दों की, वो कंप्लीटली डिफरेंट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स योर परसेप्शन ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड, एंड योर स्टेट ऑफ माइंड is based on your experiences. जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड, और जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा आपका परसेप्शन। इसलिए देखोगे इस क्लास में जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, हर बच्चे का जो देखने का, समझने का एकदम अलग है एक दूसरे से। क्यों? उसके पीछे का मेन कारण ये है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट, और वही एक्सपीरियंस ने बनाया हुआ है हमारा पर्सपेक्टिव। इसलिए कुछ लोगों के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों के लिए वही चीज़ अच्छी नहीं है। बिकॉज वी आर perspective driven individuals, and not we, everyone in this world। इसलिए ये अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करो आप लोग, और पढ़ने के टाइम पे भी। नेवर जज पीपल। वाई? रीजन क्या उसके पीछे? ये मेच्योरिटी ना तब डेवलप होती है हमारे अंदर, बिकॉज हर किसी का सोशल एक्सपीरियंस एक दूसरे से अलग, सोशल वर्ल्ड एक दूसरे से अलग। You are judging people from your lenses। इसी को हम कहते हैं एथनोसेंटरिज्म। एथनो मीन्स ग्रुप, सेंट्रिक मीन्स ग्रुप के हिसाब से सोचना। जैसे होता है ना सेल्फ सेंट्रिक, जो सिर्फ अपना सोच, उसका क्या मतलब अपना सोच है? वो खुद के हिसाब से, खुद के चश्मे से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खुद के चश्मे से दुनिया को देखता है और बताता है कि ये लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं। तो कौन लोग सही होंगे? जो उसके पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हैं? मैच। ये है साइन इमेच्योरिटी का। ये साइन हमारा इमेच्योरिटी का है। अगर जानना हो ना इमेच्योरिटी क्या होती है, ये इमेच्योरिटी है। और मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी ये है कि जब हम दूसरे को जज ना करें अपने हिसाब से। इसे हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को, जब हम पढ़ते हैं ना, ये पढ़ाई सिर्फ आंसर राइटिंग और एग्ज़ाम में मार्क्स लाने तक लिमिटेड ना रखें, इसका एप्लीकेशन भी अपनी लाइफ में यूज़ करें। क्योंकि अगर आप इसके एप्लीकेशन को अपने लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो, देन सिर्फ हम लोग क्या हैं, ये हर क्लास में बोलता हूँ, हम सिर्फ क्वालिफाइड हैं, हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं। तो इसलिए इन बातों को लाइफ में भी लेके आना। ये है बातें थॉट,
थॉट है आइडिया, एंड देन ये आइडिया कैन बी अ फाउंडेशन टू पर्सपेक्टिव. There's a connection between the thought, idea, and perspective. Now, what is a perspective? Is a point of view, or it is a one-sided reality. ध्यान से सुनो इस चीज को. What is point of view? जैसे अक्सर नहीं बोलते हैं ये तो मेरा point of view है ना, तभी तो बोल रहे हैं आप ही का point of view है ना, वही तो समझा रहे हैं. इट इज वन साइडेड रियलिटी. जब हम अक्सर बोलते हैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यही तो बात है. इट्स नॉट द टोटल रियलिटी. इसलिए कहा जाता है सोशियोलॉजी में रियलिटीज आर मेनी, ट्रूथ इज वन. रियलिटीज हर किसी के परसेप्शन के बेस पे बहुत सारी हो सकती है, बट ट्रुथ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक ही होगा. वहां तक हम लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल. रीजन पता क्या उसके पीछे का? बिकॉज हमारी इंडिविजुअल लिमिटेशंस हैं. क्या इंडिविजुअल लिमिटेशंस है? लुक, आई एम स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. यू आर एबल टू ऑब्जर्व ओनली दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी. व्हाट इट मीन्स? मेरा ये वाला पार्ट नहीं है. If you are not able to observe this part of my body, what it means? कि ये नहीं है. It means कि हमारी इंडिविजुअल लिमिटेशन है कि हम सिर्फ ये बात देख पा रहे हैं. बट अगर हम ये बोलें कि यही सच है, अगर हम ये बोलें कि ये वाला हिस्सा है ही नहीं, जो हमने देखा वही सत्य है. सत्य एक ही होता है, सत्य एक से ज्यादा नहीं हो सकता. इसलिए बोला जाता है, हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. ये वर्ड यूज किया गया है. सत्य नहीं किया गया, सत्य यूज किया गया है. स आधा तो और बड़ा तो. सत्य, इस सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल रियलिटी. और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी वही है जो एक ही है. इसलिए हम बोलते हैं हम बहुत कुछ अपने हिसाब से देखेंगे, जज करेंगे, बट जब एक्चुअल में बात करेंगे वो एक ही है. बट वहां तक हम पहुंच कभी नहीं पाएंगे. रीजन उसके पीछे का क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी इंडिविजुअल लिमिटेशंस, सेंसेस. इसलिए कहा जाता है फिलॉसफी के अंदर, सेंसेस से जो नॉलेज हमें मिलती है वो ट्रू नॉलेज नहीं होती. पटरी पे खड़े हो जाओ और उस पटरी को देखो तो लगेगा थोड़ी देर के बाद वो पटरी आगे मिलने वाली है. हजारों मील चल लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस उनको क्रॉस ना करना हो. बट हमारी आंखें क्या बता रही हैं कि ये थोड़ी देर तो है, ये मिलने वाली है. यहाँ पे खड़े हो जाओ पार्क के पास या छत पे चले जाओ, लगेगा ये पहाड़ तो सामने ही है. 15, 20, 25 मिनट के बाद तो इन पहाड़ों में हम आराम से जा सकते हैं. सेंसेस. तो इसलिए जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन सेंसेस से हमें मिलती है वो कभी भी ट्रू नहीं होती. किसका यूज करना पड़ेगा? रीजनिंग का यूज करना पड़ेगा. बट सोशल साइंसेस में रीजनिंग 100% नहीं हो सकती. और उसके पीछे का कारण पता क्या? उसके पीछे का कारण है हमारा सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम पढ़ रहे हैं. नेचुरल साइंसेस में उन बातों को पढ़ा जाता है जो बदलते ही नहीं. सोशल साइंसेस में उन चीजों को पढ़ा जाता है जो पल में बदलते हैं. कास्ट, रिलीजन, 1000 साल पीछे लेके चलो, क्या कोई चेंज आया कास्ट और रिलीजन में? 1000 साल पीछे लेके चले, एनी चेंज? इसका ये मतलब है सोशल साइंसेस का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज डायनामिक इन नेचर, इट चेंज. ऑन द अदर हैंड नेचुरल साइंसेस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टैटिक है. स्टैटिक चीज को रोज ऑब्जर्व करोगे तो एक दिन आधा रह गया, दूसरे दिन पूरा देख लिया, कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में. बट डायनेमिक चीज को क्या करोगे? अभी आपका जो इमोशन चल रहा है, स्टार्टिंग ऑफ क्लास में आपका कोई और इमोशन चल रहा था, जब क्लास थोड़ा मिड में पहुंचा तो कुछ और इमोशन चल रहा है.
जब क्लास खत्म होगा तो कुछ और इमोशन चल रहा है, क्लास कंप्लीट होगा तो कुछ और इमोशन चल रहा है। तो ह्यूमन इमोशन इज सो डायनामिक कि हमें अपना नहीं पता है। तो कैसे काम चलने वाला है? तो इसलिए सोशल साइंसेस में परसेप्ट्स ही बन सकते हैं, परसेप्शन ही हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन द सोशल साइंसेस। वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। Why? Because the subject matter is dynamic in the social. इसलिए हम पढ़ते हैं perspectives। आप पॉलिटिकल साइंस नहीं तो एक ही थिंकर पढ़ना होता, आपका भी काम आसान हो जाता। आप कोई भी सोशल साइंस वाला उठा के देख लीजिए, आपको मल्टीपल थिंकर्स देखने पड़ेंगे। ये मल्टीपल थिंकर इसीलिए देखने हैं क्योंकि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं है। किस पे आधारित है? परसेप्ट पे आधारित। तो इसी बेसिस पे जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में हमारे पास 3 रास्ते हैं, 3 तरीके के पर्सपेक्टिव्स हैं, परसेप्शंस हैं। उन्हीं रास्तों के थ्रू जाके हम सोशियोलॉजी को और सोसाइटी को समझ सकते हैं। ओनली 3। और वो 3 पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, पहला वाला। सेकंड बहुत ही फेमस, कभी ना कभी आपने इसको पढ़ा ही होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट या मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। एंड द थर्ड वन दैट इज इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना, ये पूरी सोशियोलॉजी, 3 रास्ते, 3 पर्सपेक्टिव्स। यहां पे क्या लिखा हमने? फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में कौन से थिंकर? सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट। चलिए, मेडिकल का कोई बच्चा है हमारे यहाँ पे इस टाइम? कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड किसी का नहीं? अच्छा, आप, हाँ, आपने सुना है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? ये कॉन्सेप्ट किसका था? किसने दिया? डार्विन ने? ये डार्विन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्ड डार्विन ने नहीं दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। ये भी एक बायोलॉजिस्ट है और इनके सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है, और ये भी ब्रिटेन के हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने भी एवोल्यूशन के बारे में बात की, लेकिन डार्विन ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बात की। इन्होंने ऑर्गेनिक हटा दिया, इन्होंने कहा सोशल एवोल्यूशन। तो सोशल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोसाइटी। तो इन्होंने भी एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ले। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यूज किया सिविलाइजेशंस के लिए। कौन सी सिविलाइजेशन बच सकती है, कौन सा समाज बच सकता है अगर उनमें कुछ कंडीशंस हों। तो ये कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया वो किसके द्वारा यूज किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर। बोलो। Sir, if everyone's perception becomes the same about a particular topic, then it will become a डेफिनेटली इट विल बिकम अ कॉन्सेप्ट। बट ये यहाँ तक से वहाँ तक की जर्नी, जितना आपने बोला, पॉसिबल नहीं है, हो सकती है बट बहुत डिफिकल्ट। इसका ये मतलब है कि जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सबको एक होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक। डेफिनेटली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यूज़ को अपने छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपना पर्सपेक्टिव देते हैं ना, थिंकर सिर्फ थ्योरी नहीं देता है, वो अपनी आइडियोलॉजी भी उसमें डालता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो अपने वैल्यूज़ भी लेके आता है। क्या वो इतना बड़ा सोचेगा कि वो इन सब को छोड़ दे और सारे लोग साथ में आ जाएं? ये वाला कल्चर जो आपने बोला ना, दिस कल्चर इज़ फाउंड इन नेचुरल साइंसेस। और यही बात रॉबर्ट किंग मर्टन आगे बोलता है। वो बोलता है कि रादर देन नेचुरल साइंसेस के मेथड्स के बारे में बात करो ना, नेचुरल साइंसेस के कल्चर को फॉलो करो। और उनका कल्चर क्या है? एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं है,
अब सोशल साइंसेज में पता क्या होता है, एक थिंकर आया उसने थ्योरी, दूसरा आया उसको खत्म कर देता है क्रिटिसिज्म करके और अपना कुछ नया बताता है। बोलता है नेचुरल साइंसेज में कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी फीलिंग मीन्स जो नेचुरल साइंटिस्ट है अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर मॉडल एटम का। अगर आप देखोगे ना हर स्टेज पे आके वो क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। इतना हुआ, वहीं से उठाया, फिर वहीं से उठाया, फिर हम आगे पहुंचे। यहाँ पे ऐसा नहीं, एक आया उसने कुछ बोला, दूसरा आया पूरा उसको उजाड़ देता है। देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, ठीक बात है, मतभेद और मनभेद दो अलग अलग बातें होती हैं। हमारे यहाँ पे मतभेद कब मनभेद हो जाता है, मनभेद मीन्स एंटीगोनिस्टिक फीलिंग्स। सोशल साइंसेस के कल्चर को खत्म कर देते हैं। तो जो बात आपने बोली ना वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से थ्योरेटिकली रहने वाली है, उसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर, देन जिनकी कहानी सुनाई मैंने आपको स्टार्टिंग में, इमाइल डर्खाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो इंसान है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, उसके बाद फ्रांस में लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था, कैओस मचा 20-22 साल। इस इंसान ने फिर आगे जाके एक बुक लिखी द सुसाइड, और उसके पीछे का मेन रीजन यही था कि फ्रांस में कैओस क्यों था, लोग सुसाइड क्यों करते हैं। और उसके पीछे पहले रीजन पता क्या होते थे हमेशा, इंडिविजुअल रीजन, कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पर्सनल रीजंस होते हैं। इसने बताया, he is the first person who scientifically explained suicide is not an individual act, it is instigated by the society. Scientific explanation of the suicide by this person, he was the first person. अपनी किताब, इनकी बुक भी है और उस बुक थ्योरी भी है, that is the suicide. इमाइल डर्खाइम, देन उसके बाद अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट टालकेट पार्सन्स। इन्हें पता क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आइंस्टीन ऑफ सोशियोलॉजी। ये कभी कभी इनके ऊपर टॉन्ट भी है, ठीक है, कि इनके लिए कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि he tried to become an Einstein of sociology, sociology even don't need a Kepler, कि सोशियोलॉजी को केपलर भी नहीं चाहिए, वो भी एक साइंटिस्ट है और ये आइंस्टीन बने बैठे हुए हैं। इसके पीछे बड़े इश्यूज हैं। सोरोकिन एक थिंकर सोशियोलॉजिस्ट था, उनकी लड़ाई थी पर्सनल इनके साथ, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। ये थोड़े जीनियस थे, इंटेलिजेंट थे, उनको गुस्सा आ गया, वो सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि इससे बदला लेना है, तो पूरी ज़िंदगी भर फिर वो इनका क्रिटिसिज्म ही करते रहे। एंड देन इनके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉबर्ट किंग मर्टन। 1 2 3 4 5 ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। देन वी विल मूव टू द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ एक ही थिंकर है, हमने एक पढ़ना है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्क्सियन। आज के टाइम पे ना नियो मार्क्सियन। अगर मैं एकेडमिकली बात करूं तो सिर्फ मार्क्सिस्ट या मार्क्सियन थियोरी पे लिमिटेड नहीं रहा है, अब नियो मार्क्सियन आ चुका है। नियो मार्क्सियन मीन्स मार्क्सियन थॉट में मॉडिफिकेशन करके नया, उसमें कुछ नया। अब क्या, लुइस अल्थुजर, हेबरमास, ये नियो मार्क्सिस्ट है। बट हमारा मेजर फोकस जो है वो कार्ल मार्क्स। एंड देन वी हैव द इंटरैक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इंटरैक्शनिस्ट जर्मन, दैट इज मैक्स वेबर एंड G.H. मीड। ये है हमारे 3 स्कूल ऑफ थॉट, और इन 3 स्कूल ऑफ थॉट में आने वाले हमारे थिंकर्स। अब अगर आप अपने अपना सिलेबस देखा होगा, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट में इन तीनों के बारे में बात हो गई है, सिलेबस में ही है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं पढ़ना है, इनडायरेक्टली इनको भी पढ़ लेना है, बट थॉट जिनका हमने पढ़ना है वो इन तीनों का। देन इंटरेक्शनिस्ट में इन दोनों का नाम मेंशन किया होगा उन्होंने, G.H. मीड और मैक्स वेबर। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज अ कार्ल मार्क्स। एक्चुअल में देखा जाए तो वी हैव 6 जो दिए गए हैं, बट इन दोनों को हम इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉपिक्स में कवर कर लेते हैं। बट थॉट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए
व्हाट इज अ फंक्शन स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट, व्हाट इज अ इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट, ये हम आज नहीं देखेंगे, ये हम कल देखेंगे, कल वाली में, क्योंकि मेरी क्लास भी लगने वाली है और आप में से भी शायद कुछ बच्चों की क्लास है, तो विल नेक्स्ट कल 3 बजे मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा देख के आ जाना कि कन्फ्लिक्ट क्या है, थोड़ा मज़ा आएगा क्लास में, कुछ क्वेश्चंस करोगे, कुछ क्वेरीज करोगे, विल मूव ऑन टू दिस, ठीक है। हाँ, कोई क्वेरी है अगर कुछ तो मुझे मिल सकते हो आप लोग